प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही 25 अक्टूबर को पूरे देश को बड़ी सौगात देंगे। जी हां, जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं और इससे जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरों से देश में आज क्या हाल चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वाति चौरसिया और आपका स्वागत करती हूं एफएम न्यूज चैनल के इस खास बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही 25 अक्टूबर को पूरे देश को बड़ी सौगात देंगे। जनसभा से पहले पीएम मोदी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। 64,180 करोड़ रुपए की इस योजना से देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी होगी। वाराणसी में जनसभा से पहले वो इस योजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद वाराणसी की 5,233 करोड़ की परियोजनाओं को लोकार्पित करेंगे। ये दूसरा मौका होगा जब पीएम मोदी देश के लिए योजना की शुरुआत काशी से करेंगे। इससे पहले स्वच्छ भारत मिशन योजना को भी पीएम ने काशी के 80 घाट से शुरू किया था। मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रही वाराणसी से आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के शुभारंभ की तैयारी अब अंतिम दौर में है। वहीं वाराणसी में प्रशासन की बेरहमी का मामला सामने आ रहा है, जहां पर हेलीपैड बनाने के नाम पर किसानों की फसलों को रौंद दिया गया। किसानों का कहना है कि चूंकि पीएम 25 अक्टूबर को वाराणसी पहुंच रहे हैं, ऐसे में प्रशासन द्वारा बिना उनके संज्ञान में लाए हुए ही उनकी फसलों को रौंद दिया गया। ना तो प्रशासन ना उनकी फसलों का मुआवजा दिया, ना प्रशासन ने और ना ही कोई बात साफ की है कि प्रशासन की बेरहमी वाराणसी में देखने को मिल रही है, जहां अन्नदाता अपने को असहाय पा रहा है। वहीं प्रेम प्रकाश मीणा यानी संघर्ष का ऐसा चेहरा जो कि युवाओं के लिए आज एक मिसाल बना हुआ है। अलवर के छोटे से गांव से आने वाले इस लड़के ने आज अपने कार्यों से गजब की छाप छोड़ी है। प्रेम प्रकाश मीणा यूपी कैडर के आईएएस हैं और वर्तमान में चंदौली में बतौर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तैनात हैं। आईएएस अफसर प्रेम प्रकाश मीणा इन दिनों चंदौली में बतौर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तैनात हैं और न्याय आपके द्वार पहल चला रहे हैं। इस पहल के तहत वो खुद मौके पर जाकर संपत्ति विवाद, अतिक्रमण समेत अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले आईएएस अफसर प्रेम प्रकाश मीणा जयपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट कर चुके हैं। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एमटेक की पढ़ाई की है। प्रेम प्रकाश मीणा ने करीब 1 दशक तक अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनियों में भी काम किया है। वो बताते हैं कि 2015 में वो वापस लौटे और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि उनकी यूपीएससी की तैयारी करने के फैसले के बाद उनके अपने लोगों ने ही सवाल उठाए थे। प्रेम प्रकाश मीणा ने पहले प्रयास में सफलता हासिल की और यूपीएससी के 900वीं रैंक मिली। इसके बाद उन्होंने दूसरा प्रयास किया तो 102वीं रैंक हासिल की। उन्हें उत्तर प्रदेश काडर आवंटित किया गया। उन्होंने बस्ती में एक प्रोबेशनर के तौर पर अपनी ट्रेनिंग पूरी की। फिर उनकी तैनाती हाथरस में बतौर एसडीएम हुई। और अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि अगली खबर जो आ रही है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि शाहजहांपुर से। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिन दहाड़े कचहरी में तीसरी मंजिल में एसडीएम ऑफिस में अधिवक्ता की हत्या से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार कचहरी की तीसरी मंजिल में एसडीएम ऑफिस में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह के तमंचे से गोली मार करके हत्या कर दी गई। गोली मारने वाला मौके पर तमंचा छोड़कर आराम से वहां से फरार हो गया। वारदात के वक्त ऑफिस में कोई मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही एसपी एस आनंद, डीएम इंद्र विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और जांच की। और आपको बता दें कि अब उस आरोपी को जिसने हत्या को अंजाम दिया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें आपसी रंजिश की वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। बता दें वाराणसी हवाई अड्डे के अधिकारियों की देखरेख में कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। कुशीनगर एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद यूपी में ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। प्रदेश में अभी लखनऊ और वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। नया एयरपोर्ट होने और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के दौरान सुरक्षा समेत अन्य बारीकियों को समझने वाले वाराणसी एयरपोर्ट के 6 अधिकारियों को वाराणसी से कुशीनगर भेजा गया है। इस टीम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल, संचार और तकनीकी अधिकारी शामिल हैं। यूपी विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में कार्यवाही के पहले चरण में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सहित अन्य पूर्व विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि सोमवार को विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र को संविधान के प्रति निष्ठावान होकर के सुगमता से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन में
सारवन और गुणवत्ता पूर्ण चर्चा के लिए सभी दलों का सहयोग करना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपको बता दें, यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी नितिन अग्रवाल को विजयी बनाया गया। आपको बता दें, उनको विजयी घोषित कर दिया गया है। नितिन अग्रवाल को जहां 304 वोट मिले, वहीं सपा प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को सिर्फ 60 वोट ही मिले। विजय के बाद नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर बैठाया गया। नितिन अग्रवाल पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल के पुत्र हैं और हरदोई सदर से विधायक हैं। दोनों ही उम्मीदवारों ने रविवार को नामांकन दाखिल किया था। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की बगावती विधायक अदिति सिंह ने आज फिर कांग्रेस के निर्णय की धज्जियां उड़ाई हैं। डिप्टी स्पीकर चुनाव में कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद अदिति ने वोट डाला है। इससे पहले भी रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति ने कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों का उल्लंघन किया है। कांग्रेस नेतृत्व के उलट वो लगातार सीएम योगी की तारीफ करती रही है, लेकिन कांग्रेस जमाने से अदिति सिंह पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं कर पाई है। साफ है कि अदिति सिंह अपनी मनमानी पर उतारू हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व उनके सामने कार्रवाई की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र से पहले सपा और कांग्रेस ने जमकर हंगामा काटा। जहां सपा विधायक और कांग्रेस विधायक ने महंगाई को लेकर नारेबाजी की, तो वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर महंगाई को लेकर के निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1000 का सिलेंडर आज जनता को महंगा पड़ रहा है। 22 के चुनाव में भाजपा को महंगा पड़ेगा। अखिलेश ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि अमीरों के हवाई जहाज का तेल सस्ता और गरीब जनता की गाड़ी का डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। भाजपा गरीबों की जेब काट रही है और अमीरों की तिजोरियां भर रही है। आज पेट्रोल पंप भाजपा के लिए पैसों के पंप बन गए हैं। भाजपा पैसे वालों की पार्टी थी और है और रहेगी। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी मिशन 2022 को लेकर के रणनीति बना ली है। आपको बता दें, बसपा ने प्रत्याशियों के चयन और इसे सार्वजनिक करने में दूसरे दलों को पीछे छोड़ दिया। बसपा ने कर्नलगंज क्षेत्र में स्थित दुर्गा पूजा पार्क में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में शहर उत्तरी विधानसभा से संजय गोस्वामी को चुनाव लड़ाने की घोषणा की। अशोक सिद्धार्थ ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि संजय गोस्वामी शहर उत्तरी विधानसभा सीट पर बसपा के प्रत्याशी होंगे। बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे।
वहीं उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले 100 दिनों में पार्टी किस तरह से चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएगी, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ बीजेपी के संगठन मंत्री BL संतोष बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हुए। JP नड्डा ने बीजेपी के अपने सहयोगियों से यूपी चुनाव पर विशेष फोकस रखने की अपील की है। JP नड्डा ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं सहयोगियों को बूथ स्तर पर जाकर के लोगों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों के काम से अवगत कराने को कहा है। और वहीं हाल में कांग्रेस नेताओं ने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की है। कांग्रेस नेता लगातार मंदिरों का भ्रमण करते दिख रहे हैं। ऐसे में जहां उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, वहीं बीजेपी इस मसले को लेकर के लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेता सिर्फ चुनाव में मंदिर भ्रमण करते हैं। वहीं पर कांग्रेस प्रियंका और राहुल का बचाव करते हुए दिख रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चूंकि कांग्रेस सर्वधर्म का सम्मान करती है और पहले भी राहुल और प्रियंका मंदिर जाते रहे हैं, बीजेपी सिर्फ मामले को मुद्दा बनाने में लगी हुई है। बीजेपी को कांग्रेस नेताओं के मंदिर जाने से क्या समस्या है? बताते चलें कि हाल में राहुल और प्रियंका ने कई मंदिरों का दौरा किया था और उनको वहां जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश में रेल रोको आंदोलन करके अपना विरोध जताया है। यूपी में लखनऊ सहित अन्य कई जिलों में प्रशासन से वार्ता के बाद किसान नेताओं ने रेल रोको का विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। बता दें, भारतीय किसान यूनियन ने यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने की मांग को लेकर रेल रोको विरोध का फैसला किया था, जो यूपी के कई जिलों में जिला प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन के बीच में लंबी वार्ता के बाद किसान यूनियन ने रेल रोको कार्यक्रम स्थगित कर दिया। बता दें, देश भर में रेल रोको आंदोलन का 150 जगहों पर असर देखा गया, जबकि 50 ट्रेनें प्रभावित हुई। वहीं कोयला संकट को देखते हुए प्रदेश की 7 इकाइयों को रिजर्व शटडाउन पर लेना पड़ा है। कोयला खदानों से दूर स्थित राज्य विद्युत उत्पादन निगम की हरदुआगंज और परीक्षा सहित ऊंचाहार की इकाइयों को शटडाउन पर लिया गया है। हरदुआगंज की 250 मेगावाट वाली 2 इकाई, परीक्षा की 210 मेगावाट और 250 मेगावाट वाली 2 इकाई तथा ऊंचाहार की 210 मेगावाट वाली 1 इकाई को रिजर्व शटडाउन पर लिया गया है। इसके बाद हरदुआगंज और परीक्षा तापीय परियोजनाओं का उत्पादन शून्य हो गया है। सीएम योगी ने सभी क्षेत्रों को निर्बाध बिजली देने के निर्देशन से संतुलन बैठाते हुए सोमवार को जमकर थर्मल बैंकिंग कराई। कोयला की उपलब्धता बढ़ाने के मद्देनजर दिन में कई इकाइयों की उत्पादन क्षमता में भारी कमी लाई गई है। सोमवार दोपहर में बिजली आपूर्ति 12,000 मेगावाट से भी कम हो गई, जिसके चलते सोमवार दोपहर को ओबरा की 200 मेगावाट वाली 12वीं इकाई भी तकनीकी कारणों से बंद हुई। हालांकि उसे कुछ देर बाद लाइट अप कर दिया गया। इससे पहले रविवार देर रात भी ये इकाई बंद हो गई थी। और वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बुखार से सबसे ज्यादा स्थिति एटा जिले में खराब है, जहां बीते 24 घंटे में बुखार से बालिका सहित 10 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से 3 का उपचार आगरा के निजी अस्पताल में चल रहा है। स्थिति ये है कि जिले के अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आए दिन मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इनमें एटा के 10, मैनपुरी के 8 और फिरोजाबाद के 2 और आगरा और कासगंज के 1-1 मरीज शामिल हैं। सबसे ज्यादा स्थिति एटा जिले में खराब है। यहाँ के निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके बचने के लिए समाज सेवियों द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे डेंगू पर रोक लगाई जा सके। ये जो है इस समय डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो डेंगू की दवा का छिड़काव मेरे द्वारा किया जा रहा है, जो कि खुद निःशुल्क अपनी तरफ से हर एक दुकानों में करवा रहे हैं। और इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये जो है वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रात भर हुई बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया। भारी बारिश के बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। आईएमडी ने असमय बारिश के लिए पश्चिमी विक्षोभ को कारण बताया है। आईएमडी ने आकाश में बादल छाए रहने और गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया था। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने बुलंदशहर, देवबंद,
नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल और मुरादाबाद में बारिश का अनुमान जताया। भारी आंधी के साथ बारिश से जिले में हो रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश से कुछ फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। धान समेत कई अन्य फसलों को आंधी और बारिश से काफी नुकसान हुआ, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक किसान ने बताया कि खेतों में पानी भरा हुआ है और धान डूबी हुई है, काफी नुकसान हुआ है इससे। अगली खबर हमीरपुर से, जहां बारिश होने के दौरान गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मां बेटे झुलस गए। मामला कुरारा थाना क्षेत्र के कंडौर गांव का है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मां गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज नजदीक के अस्पताल में किया जा रहा है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक इलाके में आकाशीय बिजली के गिरने से एक घर भी धराशायी हो गया है। और वहीं अंबाला सहारनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें, कार को बचाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए, एक की मौत भी हो गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में बच्चों सहित करीब 25 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक परिवार रिश्तेदार के घर से अपने घर वापस लौट रहा था। और वहीं जिले में भूत प्रेत और बाधा के नाम पर उत्पीड़न और वारदात के मामले मानो थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में घोरावल क्षेत्र में एक युवक की उसके चाचा ने ही भूत प्रेत और बाधा के शक में फावड़े से मारकर जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद चाचा रात में ही एक मौके से फरार हो गया। इस सनसनीखेज घटना से गांव में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने चाची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।